प्यारे बच्चों, मैं आपके सम्मुख फिर से उपस्थित हूँ। श्रीमती कमलेश उपाध्याय, व्याख्याता, शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैरागढ़ भोपाल में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कक्षा 11 के लिए पद्य खंड से पाठ 2 मियां नसरुद्दीन, जो कृष्णा सोबती द्वारा लिखा हुआ है। आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे और भाषा ज्ञान और मियां नसरुद्दीन के बारे में समझेंगे। आज का हमारा पाठ मियां नसरुद्दीन, जिसकी लेखिका है कृष्णा सोबती। इनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी बताना चाहेंगे आपको। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इनका जन्म 1925 में हुआ और 2019 में इनका देहावसान हो गया। हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित करने वाली लेखिका कृष्णा सोबती की कृति हम हशमत का संस्मरण के क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान है। इनका जन्म सन 1925 में गुजरात, पश्चिम पंजाब, वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ था। तो ये इनका परिचय, जिसमें हम ये बताना चाह रहे थे आपको कि हम हशमत से संस्करण पुस्तक से इसको पाठ को लिया गया है। भारत पाकिस्तान पे लिखी उल्लेखनीय रचनाओं में यशपाल के झूठा सच, राही मासूम राजा के आधा गांव और भीष्म साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा एक विशिष्ट उपलब्धि है। साहित्य अकादमी सम्मान, शलाका सम्मान आदि से सम्मानित कृष्णा सोबती ने अपनी साफ सुथरी रचनात्मकता से एक नया पाठ वर्ग निर्मित किया है। जैसा कि आपने देखा इनकी रचनाओं के बारे में, इनकी अधिकांश रचनाओं पर टीवी सीरियल बने हैं। टीवी में उनको दिखाया गया है, जैसे कि तमस, भीष्म साहनी का तमस एक बहुत अच्छा धारावाहिक था जो दूरदर्शन पे दिखाया गया था। और आज का जो पाठ आप पढ़ रहे हैं मियां नसरुद्दीन, इस पर भी एक सीरियल बन चुका है जो दूरदर्शन पे दिखाया जाता था। परंतु तब आप तो अभी इस समय पर नए युग में जी रहे हैं और बहुत सारे चैनल देखते हैं। मियां नसरुद्दीन उस समय आता था जब भोपाल दूरदर्शन या डीडी न्यूज वाले चैनल चलते थे या डीडी चैनल चलते थे। तो पाठ की थोड़ी सी रूपरेखा मैं आपको बताना चाहूंगी। और आप चित्र देख रहे हैं, मियां नसरुद्दीन का एक प्रतीक चिन्ह, प्रतीक रूप आपके सामने दिखाई दे रहा है चित्र के रूप में। आप समझ सकते हैं कि मियां नसरुद्दीन किस प्रकार के, किस स्वभाव के व्यक्ति होंगे। देखिए, गधे पर भी वो उल्टे बैठे हुए हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे मियां नसरुद्दीन के बारे में। मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह संस्मरण से लिया गया है, जिसमें कई पीढ़ियों से नान अर्थात रोटियां बनाने का कार्य करने वाले मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों एवं स्वभाव को शब्दों के माध्यम से उकेरा गया है। मियां नसरुद्दीन रोटी पकाने की वर्षों से चली आ रही अपने परिवार की परंपरा व उसमें उनकी निपुणता को प्रकट करते हैं। पाठ की रूपरेखा को हम आगे बढ़ाते हैं। मियां नसरुद्दीन वे ऐसे व्यक्तियों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने रोजगार को कला के समान मानते हैं और श्रम पूर्वक सीखने को ही वास्तविक रूप में असली हुनर मानते हैं। अर्थात उनका जो रोटी बनाने का हुनर था, उन्होंने उसमें ही अपनी पूरी कला का प्रदर्शन कर दिया। पाठ के सारांश को हम आगे बढ़ाते हुए मियां नसरुद्दीन से लेखिका की मुलाकात किस प्रकार हुई, इसके बारे में बताते हैं। एक दिन दोपहर में लेखिका जामा मस्जिद के निकट बसे पुराने मचिया महल के गढ़िया मोहल्ले से गुजर रही थी। वहां से निकलते समय उसने एक साधारण सी दुकान पर ढेर सा आटा गूंथते हुए देखकर सोचा, शायद सिवैयों की तैयारी होगी।
पर पूछने पर पता चला कि वह नान अर्थात रोटियां बनाने वालों के मसीहा कहे जाने वाले और 56 प्रकार की रोटियां बनाने में माहिर मियां नसरुद्दीन नान बाई की दुकान थी। मियां अंदर की चारपाई पर बैठे बीड़ी के दम ले रहे थे। उनके चेहरे पर गहरे अनुभव की झलक थी और आंखों में चुस्ती और चतुराई चमक रही थी। मियां नसरुद्दीन का अपने खानदानी पेशे पर अभिमान था। उनको बहुत अच्छा लगता था कि वो एक विशेष प्रकार का खानदानी पेशा अपनाए हुए हैं, जो बरसों बरस उनके बुजुर्गों ने किया और आज वे उसको कर रहे हैं। खानदानी पेशे का अर्थ होता है जो उनके परिवार में पहले से चला आ रहा है और आज भी वो उसी को करते हैं। मियां नसरुद्दीन को रोटी बनाने के अपने खानदानी पेशे पर अत्यंत अभिमान था। लेखिका द्वारा यह पूछने पर कि उन्होंने इतने प्रकार की रोटियां बनाने की कला को कहां से सीखा, पर वे अपने बेपरवाही वाले खास अंदाज में उसे बताते हैं कि नान बाई का काम कई पुश्तों से उनके घर में चला आ रहा है और उन्होंने यह कार्य अपने पिता मियां बरकत शाही से सीखा। वही उनके गुरु थे। मियां नसरुद्दीन का अपने खानदानी पेशे पर अभिमान इस प्रकार था कि अपनी खानदानी शान का एहसास करते हुए उन्हें बताते हैं कि उनके वालिद मियां बरकत शाही गढ़िया वाले नान बाई के इनका जो प्रसिद्धि थी वो इस प्रकार से थी। उनके जो पिताजी थे, वालिद मियां का अर्थ होता है, वालिद कहा जाता है पिता को, ये एक उर्दू शब्द है। वालिद मियां बरकत शाही गढ़िया वाले नानबाई के नाम से मशहूर थे तथा उनके द्वारा साहिब मियां कल्लन भी ऊंचे दर्जे के नानबाई थे। नानबाई का अर्थ होता है नान बनाने वाले, रोटी बनाने वाले, विभिन्न प्रकार की रोटियों को बनाने वालों को नानबाई कहा जाता है। रोटी बनाने की कला का सीखना। मियां नसरुद्दीन ने रोटी बनाने की कला को कैसे सीखा, वो किसको बता रहे हैं? लेखिका को। लेखिका कौन? कृष्णा सोबती। और ये जो 5 हैं वो हम हशमत से लिया गया है, जो एक संस्मरण है। संस्मरण गद्य की लघु विधा, गद्य की जो गौड़ विधा है उसके अंतर्गत आती है। संस्मरण का अर्थ होता है जो प्राचीन काल में जो घटनाएं गुजर चुकी हैं उनके बारे में लेखन जब किया जाता है तो उसे संस्मरण कहा जाता है। लेखिका के द्वारा मियां नसरुद्दीन से उन्हें उनके पिता व दादा से मिली किसी सीख के विषय में पूछने पर वे बताते हैं कि हुनर सच्ची लगन और मेहनत से सीखा जाता है। जैसे पढ़ाई में अलिफ से शुरू होकर आगे बढ़ा जाता है या फिर कच्ची पक्की से होते हुए ऊंची जमातों, जिसको हिंदी में कक्षाएं कहा जाता है, में पहुंचा जाता है, वैसे ही हुनर सीखने के लिए उससे जुड़े हुए छोटे से छोटे काम स्वयं करने पड़ते हैं। देखिए ये जो खंड है इसमें आपने देखा अलिफ शब्द आया। अलिफ जो होता है वो उर्दू वर्णमाला के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कच्ची पक्की से होते हुए ऊंची जमातों जो कहा गया है वो कक्षाओं के लिए कहा गया है। तो जैसे कच्ची पक्की जब हम पढ़ते थे उस समय कच्ची पहली, पक्की पहली और उसके बाद में हम पहली में पहुंचते थे। इस प्रकार से कच्ची पक्की करते हुए ऊंची कक्षाओं तक पहुंचा जाता था। रोटी बनाने की कला का सीखना। आपने देखा ना, चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें तंदूर की रोटियां बन रही हैं। इसी प्रकार से रोटी बनाने की कलाओं को मियां नसरुद्दीन ने किस प्रकार से सीखा। छोटे काम करके ही फिर बड़े कामों की तरफ बढ़ा जाता है। मियां अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि उन्होंने भट्टी बनाने, भट्टी में आंच देने और बर्तन धोने तक के छोटे से छोटे काम अपने हाथ से करके रोटी बनाने की कला को सीखा था। वे आगे बताते हैं कि अपने पिता की इस दुकान पर भी वह सीधे आकर नहीं बैठे थे, अपितु इसके लिए भी उन्होंने गली गली सामान बेचने का अनुभव प्राप्त किया था।
जिसके उपरांत ही उन्हें यह जिम्मेदारी मिली थी। खानदानी बड़प्पन का गर्व होता ही है। जो व्यक्ति अपने खानदानी बड़प्पन का गर्व रखता है वही उन बातों को अपने अंदर बना सकता है। लेखिका द्वारा अन्य नान बाइयों के विषय में पूछने पर मियां नसरुद्दीन उन्हें बताते हैं कि वहां अन्य नान बाई अवश्य हैं, रोटी बनाने वाले हैं, किंतु खानदानी नहीं हैं। अपने परिवार के इतिहास पर गौरवान्वित होकर वे उन्हें बताते हैं कि एक बार बादशाह सलामत ने उनके बुजुर्गों से कहा कि ऐसी चीज बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने, लेकिन उन्होंने ऐसी चीज बनाई जिसे बादशाह ने खूब पसंद किया, लेकिन वे उसके विषय में नहीं बताते। अपने पूर्वजों की प्रशंसा करते हुए वे कहते हैं कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। जो खानदानी नानबाई होता है, रोटी पकाने वाला, वो कुएं में भी रोटी पका सकता है। उसके लिए किसी साधन विशेष की उसको आवश्यकता नहीं होती। लेखिका द्वारा कहावत की सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगाने पर वे भड़क उठते हैं। लेखिका जब उनसे यह पूछती है कि उनके बुजुर्ग किस बादशाह के यहाँ काम करते थे, तो उसे सुनते ही उनका स्वर बदल जाता है। वे स्वयं बादशाह का नाम न जानने के कारण इधर उधर की बातें करने लगते हैं, किंतु लेखिका द्वारा बार बार पूछने पर वे अंत में उसे खींचकर बोलते हैं कि आपको कौन सा उस बादशाह के नाम चिट्ठी पत्री भेजनी है, कहकर उसकी बातों को टाल देते हैं। अर्थात वो बादशाह का नाम स्वयं नहीं जानते होंगे। शौक एवं कद्र के अभाव का दर्द। मियां नसरुद्दीन के शौक तो था, मगर उस शौक का कोई कद्रदान नहीं था, इसका उन्हें बहुत दर्द था। लेखिका से पीछा छुड़ाने के लिए मियां नसरुद्दीन बब्बन मियां को भट्टी सुलगाने का आदेश देते हैं। लेखिका ने उनके बारे में जानना चाहा तो वे कहते हैं कि उनके कारीगर हैं। लेखिका उनके बच्चों के विषय में जानना चाहती थी, किंतु उनके चेहरे पर छुपे हुए रोष को देखने के उपरांत उन्होंने अपना विचार त्याग देती हैं और उनके कारीगरों के विषय में बातें करने लगती हैं। मियां नसरुद्दीन उन्हें बताते हैं कि उन्हें 2 रुपए मन आटे की व 4 रुपए मन मैदे की मजूरी देते हैं। अर्थात यदि उन्होंने 2 मन मतलब 40 किलो का एक मन होता है, यदि 2 मन का आटे का यदि रोटी बनाई है तो उन्हें 2 रुपए एक मन आटे की और 4 रुपए मन मैदे की मजदूरी प्राप्त होती थी। लेखिका द्वारा रोटियों की किस्में जानने की इच्छा से पूछे गए सवाल पे वे बाकरखानी, शीरमाल, ताफतान, खमीरी इत्यादि रोटियों के फटाफट नाम गिनवा देते हैं। वे तुनकी रोटी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि वह पापड़ से भी महीन होती है, लेकिन कहते कहते वह पिछले जमाने जैसा खाने पकाने का शौक अब किसे है। न तो लोगों को वह शौक है और न उन चीजों की कद्र। आज के जमाने में तो भारी एवं मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है। क्या बनाएं और क्या खिलाएं। तो ये बात रही मियां नसरुद्दीन के बारे में। मियां नसरुद्दीन, जैसा कि उनका परिचय आपने जाना कि वे क्या थे, नानबाई, रोटियां बनाते थे और रोटियां बनाने में उनका एक खानदानी पेशा था और वो उस कार्य में बहुत माहिर थे। अब हम इसमें जो प्रश्नोत्तर हैं उनके बारे में बातचीत करते हैं। तो मियां नसरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया? इस प्रश्न के उत्तर को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। मियां नसरुद्दीन एक खानदानी नानबाई थे। वे तुनकी और रुमाली जैसी कागज से भी महीन रोटियां बनाने का हुनर रखने के साथ ही 56 प्रकार की रोटियां बनाना जानते थे। उनका मानना था कि रोटियां बनाना भी एक कला है, एक हुनर है, और वे स्वयं को इस कला का उस्ताद मानते थे। आत्मविश्वास से भरे हुए मियां नसरुद्दीन के इन्हीं गुणों के कारण
उन्हें नान बाइयों का मसीहा कहा जाता था, क्योंकि उनके अंदर रोटी बनाने का एक हुनर था, एक कला थी और बहुत विशेष प्रकार की रोटी वो बनाते थे। तो मियां नसरुद्दीन नान बाइयों के मसीहा कहे जाते थे, क्योंकि उसमें उस कला में बहुत ही पारंगत थे। हमारा दूसरा प्रश्न है, लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास एक पत्रकार की हैसियत से गई थी। वह मियां नसरुद्दीन की कारीगरी को बहुत बारीकी से जानना चाहती थी, जिसे प्रकाशित किया जा सके। इसलिए रोटियां खरीदने के बजाय उनसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती थी, जिससे उन्हें पता लग सके कि रोटियां बनाने की कला कैसी है और इसमें कौन कौन सी बारीकियां हैं, जिससे वो उनको छाप सके और मियां नसरुद्दीन के बारे में पूरे लोगों को बता सकें कि नान बाई किस प्रकार से रोटियां बनाते हैं। हमारा अगला प्रश्न जब आता है तो हम इसको देखते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, जिससे उसका उत्तर आपके दिमाग में आ ही जाएगा, क्योंकि मियां नसरुद्दीन के बारे में हमने पूरी विशेष बातें पढ़ी हैं। बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों से मियां नसरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों कम होने लगी? जब बादशाह की बात आई तो मियां नसरुद्दीन ने अपनी दिलचस्पी क्यों कम दिखाई? बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही मियां नसरुद्दीन की रुचि लेखिका की बातों में इसलिए कम होने लगी, क्योंकि इस प्रसंग के तथ्यों का उन्हें ठीक से ज्ञान नहीं था। जब ज्ञान नहीं था तो पूछने पर वो बगले झांकने लगे। उनको याद नहीं था तो वो बताएं कैसे? उन्होंने ये सभी बातें अपने पूर्वजों से सिर्फ सुनी थी, जिस कारण लेखिका के इस प्रकार के प्रश्न को सुनकर मियां बहुत मुश्किल में पड़ गए, क्योंकि उनका नाम तो उन्हें मालूम ही नहीं था, तो बताते कैसे? इसीलिए उसका उत्तर देने में उनकी दिलचस्पी बहुत कम हो गई। पाठ में मियां नसरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा? किस तरह से? क्योंकि यहाँ पर वो उनके बारे में बताना चाहती हैं, तो किस प्रकार से, किन शब्दों के द्वारा बताती हैं, वो शब्द आपको यहाँ पर लिखने हैं। पाठ में मियां नसरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने इस प्रकार खींचा है। देखिए उसकी भाषा। मौसमों की मार से पका हुआ चेहरा, आंखों में काइयां भोलापन और पेशानी पर मजे कारीगर के तेवर, यह थी आकृति मियां नसरुद्दीन की। लेखिका बताती हैं जिस प्रकार से उन्होंने शब्दों के द्वारा चित्र पूरा खींचा है, शब्द चित्र बनाया है। मौसमों की मार से पका हुआ चेहरा, आंखों में काइयां भोलापन और पेशानी पर मजे कारीगर के तेवर, ये आकृति थी मियां नसरुद्दीन की। अब हम बात करते हैं भाषा की बात, क्योंकि बच्चों आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भी पाठ हम पढ़ रहे हैं उसमें हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करना है। उसमें हमें उस व्यक्तित्व के बारे में हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये हमें सीखना है। और हमें सीखने हैं भाषाई कौशल। कौन कौन से भाषाई कौशल इस पाठ के द्वारा हम सीख सकते हैं, वह भी हमें इसमें देखना है। भाषाई कौशल के द्वारा के कारण ही हम इसको समझते हैं। भाषाई कौशल हमारे यहाँ विकसित हो, इसके लिए हमने भाषा की बात इससे आपको अवगत कराना उचित समझा। 3-4 वाक्यों में अनुकूल प्रसंग तैयार कर नीचे दिए गए वाक्यों का इस्तेमाल करें। पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया, आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। यह एक वाक्य दिए हैं जिनके आधार पर आपको पूरा बताना है कि किस तरह से हम इसका लेखन कर सकते हैं। तो देखिए इसमें इस तरह से पंच हजारी अंदाज में से सिर हिलाया, इसको कैसे लिखा गया है? एक बार मुझे अपने बड़े भाई के साथ मंडी हाउस में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मंडी हाउस वो जगह है जहां से सीरियल के लिए अनुमति प्राप्त होती थी, जो टीवी पर दिखाए जाते हैं, और ये भी दूरदर्शन के सीरियल।
वहां पर कुछ लोग किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे और चाय पी रहे थे। भाई साहब से उन लोगों के बारे में पूछने पर पता चला कि वह वर्ग बुद्धिजीवी कहलाता है। उन्हीं लोगों के साथ एक सज्जन भी थे जो बिना बोले प्रत्येक पक्ष विपक्ष पर पंच हजारी अंदाज में सिर हिला रहे थे। मुझे पता नहीं चला कि उन्हें कुछ समझ में भी आया या नहीं। तो ये बात हुई पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाना। अब हम बात करते हैं दूसरे वाक्य की। आंखों के कंचे हम पर फेर दिए। इसका तात्पर्य होता है ध्यान से देखना। तो हम इसको हम कैसे लिखेंगे? ये एक उदाहरण आपके सामने है और आप दूसरे तरह से भी इसको लिख सकते हैं। अपने मित्र के दादाजी से जब मैं पहली बार मिला तो वे अपने खानदान और रईसी के पुल बांधने लगे, लेकिन उसी समय मेरे दोस्त के छोटे भाई ने उन्हें रोकते हुए एक शंका जताई। तो उन्होंने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, अर्थात हमें वो ध्यान से देखने लगे कि हमने उनके बारे में कितना सुना। और हमारा तीसरा वाक्य है आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। इसके बारे में देखिए, हम एक लेखन करते हैं इस पंक्ति को उपयोग करने के लिए और वो इस प्रकार का है। पंडित आदिकांत पुजारी काफी समय से अपने मंदिर के मुख्य पुजारी जी की सेवा करते आ रहे थे। क्योंकि मुख्य पुजारी पंडित श्यामाचरण दुबे जी काफी वृद्ध हो गए थे, एक रात अचानक पंडित श्यामाचरण दुबे जी का देहावसान हो गया। पंडित आदिकांत जी ने न तो समय की परवाह की, न ही पुजारी समाज के विषय और निर्णय की। उसी रात आ बैठे उन्हीं के ठिए पर, अर्थात उसी रात को वह उनके स्थान पर आकर बैठ गए और उन्होंने जानना चाहा कि अब हम आगे क्या करें। भाषा की बात, भाषा कौशल को जानने के लिए हमारा दूसरा प्रश्न है बिटर बिटर देखना। यहाँ देखने के एक खास तरीके को प्रकट किया गया है। देखने संबंधी इस प्रकार के 4 क्रिया विशेषणों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। आपको 4 क्रिया विशेषण यहाँ पर बताने हैं। सबसे पहला हमने इसमें बनाया है जो आपके लिए एक उदाहरण है, आप इसके अलावा और भी बना सकते हैं। आंख दिखाना, इसका तात्पर्य होता है गुस्से से देखना। जो मुझे आंख दिखाएगा मैं उसकी आंख फोड़ दूंगा, है ना। या फिर जो मुझे आंख दिखाएगा मैं उसे बता दूंगा कि मैं कितना योग्य हूं, है ना। ऐसे ही दूसरा जो हमने इसमें विशेषण क्रिया विशेषण बनाया है वो है चोरी चोरी देखना। यहाँ पर जो हमारी बात है वो देखने के खास तरीके को प्रकट करने वाली है। छिप छिप कर देखना, शशंक का मुझे चोरी चोरी देखना मेरे मन को अच्छा लगता है, अर्थात यदि कोई मुझे चोरी चोरी देखता है तो मुझे अच्छा लगता है कि वह मुझे ध्यान दे रहा है। और तीसरा जो देखने के अंदाज की बात करता है वो है घूर घूर कर देखना, अर्थात इसका तात्पर्य होता है लगातार देखना। गली के मनचले लड़कियों को घूर घूर कर देखते हैं, या फिर परीक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों को घूर घूर कर देखते हैं कि वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। इस प्रकार से हम शब्दों को बना सकते हैं। और देखने का चौथा अंदाज है कनखियों से देखना या तिरछी निगाहों से देखना। मेरी बेटी जब भी मुझसे नाराज होती है तो मुझे कनखियों से देखती है और यह देखना चाहती है कि मैं भी उससे कितना नाराज हूं। तो ये थी हमारी भाषा की दूसरी बात, जिसमें देखने के खास तरीके को विभिन्न प्रकार से प्रकट किया गया था। अब हम अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में अर्थ पर बल देने के लिए शब्द क्रम परिवर्तित किया गया है। सामान्यतः इन वाक्यों को किस क्रम में लिखा जाता है लिखें। और हमारे जो वाक्य हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला वाक्य, क मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। ख निकाल लेंगे वक्त थोड़ा। ग दिमाग में चक्कर काट गई है बात। और घ रोटी जनाब पकती है आंच में। तो इसका हम उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं।
मियाँ 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर है। थोड़ा वक्त निकाल लेंगे, बात दिमाग में चक्कर काट गई है। जनाब रोटी आंच से पकती है। जनाब रोटी आंच से पकती है, इस प्रकार से हम इसको क्रम में लगा सकते हैं। इसके बाद हम बात करना चाहेंगे इसी 5 के अन्य प्रश्नों के बारे में, जिसमें हम जानना चाहेंगे, जैसे आपने देखा होगा हम मियाँ नसरुद्दीन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस पाठ में एक प्रश्न है, मियाँ नसरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? कौन सी बातें हैं जो आपको बहुत अधिक पसंद आई? तो मियाँ नसरुद्दीन की कई बातें हमें अच्छी लगती हैं और जो आपको अच्छी लगी उनको लिखिए। आप कॉपी में इस प्रश्न को नोट कीजिए और इसका उत्तर आपको लिखना है। मियाँ नसरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? जैसे हम आपको उदाहरण के लिए यहाँ पर बताएंगे, मियाँ नसरुद्दीन की कई बातें हमें अच्छी लगी जो निम्नलिखित हैं। मैंने अपने आधार पर लिखा है, इस प्रश्न को आप अपने विचारों के आधार पर भी लिख सकते हैं। उनका आत्मविश्वास। मियाँ नसरुद्दीन वे बहुत अधिक आत्मविश्वास से परिपूर्ण थे। दूसरी बात उनकी अच्छी लगती है, उनको अपने पेशे से बहुत लगाव था। तीसरी बात उनकी लगती है अच्छी, शागिर्दों और कारीगरों का वो सम्मान बहुत अधिक करते थे। तो मियाँ नसरुद्दीन की विशेषता थी कि बहुत आत्मविश्वासी थे, अपने पेशे से वे लगाव रखते थे और अपने शागिर्दों का सम्मान करते थे, अर्थात छोटे से छोटे व्यक्ति का सम्मान करना उनकी आदत में शामिल था। इसी प्रकार से एक प्रश्न और है, तालीम की तालीम ही बड़ी चीज होती है। तालीम की तालीम ही बड़ी चीज होती है। यहाँ लेखिका ने तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग क्यों किया? क्या आप दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह कोई अन्य शब्द रख सकते हैं? लिखिए, यहाँ तालीम शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है। पहले तालीम का अर्थ है शिक्षा या प्रशिक्षण। दूसरे तालीम का अर्थ है पालन करना या आचरण करना। इसका अर्थ यह हुआ कि जो शिक्षा पाई जाए उसका पालन करना अधिक आवश्यक है। दूसरी बार आए तालीम की जगह हम पालन शब्द भी लिख सकते हैं। मियाँ नसरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिन्होंने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। वर्तमान समय में प्रायः लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं, ऐसा क्यों? वर्तमान समय में शहरीकरण व तकनीकी विकास के कारण लोगों की पारंपरिक या लघु उद्योगों के प्रति रुचि समाप्त हो रही है और वे इन व्यवसायों को करने की अपेक्षा विदेशी कंपनियों में नौकरी करना ज्यादा बेहतर समझते हैं। यही कारण है कि लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं और नए नए व्यवसाय कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर आपने देखा मियाँ नसरुद्दीन पूरी तरह से अपने पारंपरिक व्यवसाय को ही आगे बढ़ाने में अधिक समय लगा रहे हैं, अपने कौशल का प्रयोग कर रहे हैं।